किस तरह होता है मुमकिन ये गवारा करना, दिल में बसते हुए लोगों से किनारा करना। कुछ मोहब्बत के भी कानून हुआ करते हैं, किसको मंजूर है चाहत में खसारा करना। जिंदगी होती है मेरास मोहब्बत दिल की, यूं नहीं होता है नफरत में गुजारा करना। उसकी बख्शिश का भी इम्कान तो होता होगा, जिस किसी शख्स की आदत है कुफारा करना। जान हाजिर है मुनव्वर जो तू काबिल समझे, जब ज़रूरत हो तो हल्का सा इशारा करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं यारम का बकिया पार्ट। दादा का उजाड़ प्लाट बिक गया था और उन्होंने लेडी मेहर से कर्ज ली रकम वापस करने के लिए उसे दी थी और कुछ मजीद रकम कि वो दाइम को दे सके। दाइम को पैसे मैं दूंगी, अब जब पैसे हैं तो उसे दे दो। इमराहा, तुम सिर्फ दिल लगा कर पढ़ो, बेशक जॉब छोड़ दो। नहीं दादा, जो काम मैंने अपने जिम्मे लिया है वो मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हारा आखिरी साल है, मेरा मशवरा है कि तुम जॉब छोड़ कर पढ़ो। तुम्हें अब अखराजात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सब पैसे तुम्हारे और दानिया के लिए रखे हैं, सब दानिया के लिए रख दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब तुम्हें क्या चाहिए इमराहा? तुम्हें बाहर आना था, तुम आ गई। अब से पहले तक तुम बहुत खुश मुझसे बहुत सारी बातें किया करती थी। पिछले दिनों तुम इसलिए उदास रही कि तुम्हारे बहुत से यूनिफेलोज चले गए। अब नई वजह कौन सी है मुझे बताओ। तुम्हारा आखिरी साल है यूनि में, दिल लगाकर सिर्फ पढ़ो। याद है मुझे, ये मेरा आखिरी साल है। लगता है दादा जिंदगी का ही आखिरी साल है। अब ऐसी बातें करने लगी हो। मालूम नहीं दादा, लेकिन इससे आगे मुझे जिंदगी नजर नहीं आती। सब खत्म हुआ सा लगता है। तुम मुझे अपनी तरफ से मजीद फिक्रमंद कर रही हो इमराहा। दादा, कभी मैं खुश होती हूँ तो फौरन गमजदा हो जाती हूँ। जिंदगी अच्छी लगती है तो फौरन बुरी भी लगने लगती है। भागते भागते फिर ना चलने की हिम्मत रहती है ना चाह। मेरी एक क्लास फेलो कहती है कि ऐसी कैफियत खतरनाक होती है। आप किसी किनारे खड़े होते हैं, उस तरफ आते हैं ना उस तरफ जाते हैं। तुम्हें किस तरफ जाना है बताओ इमराहा। दादा की आवाज खुरदरी हो गई। हसब नसब नहीं है मेरे पास, कैसे बताऊं। सर पे लटकती तलवार को उसने गिर जाने दिया। दोनों के दरमियान सकूत रहा। अगली बात करने में दादा ने काफी वक्त लिया। कौन है वो? उनके अंदाज में हौसला अफजाई नापैद थी। दोस्त। खराबी दोस्त से ही शुरू होती है। अगली बात करने में दादा ने फिर वक्त लिया। तो तुमने फैसला कर लिया है? मुझसे ये ना पूछें, जो मैं आसानी से बता रही हूँ वो मेरे लिए इतना आसान नहीं रहा। मेरी समात पर ये जितना गिरा गुजरा है तुम्हारी जुबान पर नहीं गुजरा होगा। तुम पाकिस्तान आओगी तो ये बातें होंगी। वो तलखी से हंसी। दादा, आप चाहते हैं कि मैं बस पाकिस्तान आ जाऊं। आपकी एहतियात अच्छी है कि इस तरह दूर बैठे बातें करने से बात बढ़ जाएगी। मैं आपके हाथों से निकल जाऊंगी। मैं जो यहाँ इतनी दूर अकेली हूँ कुछ भी कर सकती हूँ, और अगर यही रह गई तो आप क्या कर लेंगे? दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी और आप खामोश हैं। तुम भी खामोश रहो इमराहा। मैं जान गया हूँ कि इसमें जरूर ऐसी कोई खराबी है कि उसके बारे में बात करते तुम्हारा अंदाज ऐसा है। वो एक ईसाई औरत का बेटा है और मैं उसके बारे में नहीं जानती। वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान है। बल्कि इमराहा, मैं पाकिस्तान में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पाकिस्तान आना है। और दादा ने भी वही अंदाज अपना लिया जिसकी वो तवक्को कर रही थी। वो खामोश हुई। उसने महसूस किया कि वो कई घंटे बुत बने तो रह सकती है, लेकिन दादा के इस अंदाज के बाद बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो दादा को बताना चाहती थी कि उसने किसी की पलकों से अफशां चुन ली है। वो जो 4 कदम उससे दूर जाती थी और 2 कदम उसकी तरफ बढ़ती फिर पलट जाती, वो
उन ऐन उसके सामने जा खड़ी हुई और वो दादा को ये भी बताना चाहती थी कि उनका उस पर और खुद उसका खुद पर इख्तियार नहीं रहा, और ये भी कि अब अगर वो पलटी तो पत्थर की बन जाएगी, ना उनके काम की रहेगी ना अपने। उसने इतना सब जान लिया है तो ही दादा से बात की है ना। इमराहा, मैं पाकिस्तान में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, दादा को फिर से कहना पड़ा। उसे दादा के अंदाज पर गुस्सा आ गया, दुख भी हुआ। उसका दिल किया जवाब दिए बगैर लोगों हो जाए, लेकिन वो भड़क कर खुद को ये कहने से रोक नहीं सकी। आप चाहते हैं मैं खुद पर जिंदगी हराम कर लूं, इस दरवाजे पर दस्तक दूं जो सिर्फ मरने वालों के लिए खुलता है। मरने की बात कर रही हो इमराहा? फिर ये भी याद रखना, बूढ़ों पर मौत बिना किसी तरद्दुद के जल्द मेहरबान होती है। इमराहा जहां की थी तहां रह गई। दादा चले गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? साधना ने कमरे के आगे से गुजरते उसे देखा तो अंदर आ गई। जिंदगी में कौन सा मुकाम ऐसा होता है साधना कि लगने लगता है कि बस अब जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है, जब हम कुछ ऐसा कर गुजरें जो हमें नहीं करना चाहिए। साधना कुछ समझ रही थी। ऐसा क्या? मैं दूसरों के बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने बारे में ऐसा महसूस किया था। आर्यन के पापा से पसंद की शादी की थी। हम दो मुख्तलिफ जातों से थे। मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर हमने खुद शादी कर ली, और फिर जब हमें आर्यन की बीमारी के बारे में मालूम हुआ, मुझे लगा मेरे माता पिता की बददुआ लगी है। मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग चुकी थी, वो मुझे माफ़ कर चुके थे, लेकिन मेरी माँ ने एक बात कही थी। वो बोली, तुमने तो अपनी खुशी जी ली और अब हमें अपना दुख मरण समय तक काटना है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, बस समाज में सर उठाकर चलना था। तुमने हमारा सर ही काट डाला, धन दौलत किस्मत से, मान सम्मान समाज से। गलत वो नहीं थे, गलत मैं भी नहीं थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है इमराहा, माँ बाप और औलाद अगर आमने सामने हों और दोनों ही गलत हों और दोनों ही ठीक, तो भगवान इन दो में से माँ बाप का साथ देता है, क्योंकि जो मान सम्मान उनका होता है वो हमारा नहीं होता। इस वक्त मैंने सोचा था मेरे पास रमेश ना होता, आर्यन भी ना होता, मेरे माता पिता के पास उनका मान सम्मान होता। इमराहा जहाँ की थी तहाँ रह गई। अगले दिनों दादा ने उससे बातचीत ही बंद कर दी। वो कितने ही फोन कॉल्स करती, वो फोन ना उठाते, लोग ना होते। ये उनकी नाराजगी का अमली सबूत था। सिर्फ अभी बात करने पर इमराहा को इस सूरत हाल का सामना था। उसने फैसला सुना दिया तो वो जान देकर सबूत देंगे कि देखो, दो जिद्दियों में से बुढ़े जिद्दी की जीत हुई। दानिया ने उससे बात की। क्या कहा है दादा से तुमने ऐसा? वो तो किसी से बात ही नहीं कर रहे। मैंने उनसे पैसे लेने से इनकार किया था। अब वहां जाकर तुम इतनी बड़ी हो गई हो इमराहा कि दादा को इनकार करने लगी हो। तुम्हारी तो जान है दादा में ना। दानिया तंज कर रही थी। ये बात उसे थप्पड़ की तरह लगी। वो ऐलान किया करती थी कि दादा उसकी जान है, तो अब उस जान का ख्याल क्यों नहीं रहा उसे? वो उसे जज्बाती ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे, बस पुराने वक्तों के आदमी थे, तो बस इतनी बड़ी बात संभाल नहीं सके। ईसाई माँ, लापता बाप, घर ना खानदान, नाम ना निशान। वो इन पैगामात को किस दिल से आलियान को देती जो कई रातों से वो लिख रही थी? वो दादा की जान पर रहम करती तो अपनी जान का क्या करती? दादा से बात करने से पहले ही तो उसने उन पैगामात को आलियान को देने की कोशिश की थी, और अच्छा ही हुआ उसने उन्हें नहीं लिया। ये तुम्हारे लिए चंद पैगामात मैंने बहुत जुर्रत से लिखे हैं, प्लीज इन्हें पढ़ लो। इन्हें भी सेफ रूम में जाकर लगा दो। दुनिया दिखावे के लिए नहीं है ये आलियान। इनमें जो लिखा है वो मैं हार्ट रॉक में सुन चुका हूँ। इनमें जो लिखा गया है वो सुना गया है, न कहा। इमराहा, अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता। तुम किस कदर जिद्दी हो आलियान। हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। करता था और बकवास कर रहा था। झूठ बोल रहे हो ना तुम। झूठ? ऐसी ही बात थी तो साईं के मुंह से पॉल के हमले का सुनकर तुम अपसेट क्यों हो गए थे? पॉल मुझ पर दोबारा हमला ना करते। तुम स्टोर से घर तक मुझे छोड़ने क्यों आते रहे थे? राफेल को तुमने झील में धक्का दे दिया क्योंकि वो बार बार मुझे तंग कर रहा था। कारल को तुमने फायर करके गिरा दिया ताकि मैं रेस जीत लूं। इतने सारे सच हैं और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुशफहमी में मुब्तला हो इमराहा।
کارل پر فائر کرنے کے لیے مجھے ویرا نے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر تم ہار گئی تو دوبارہ کبھی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ وہ ہر حال میں تمہیں جیتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ کارل کے ساتھ کوئی بھی یہ کرنے کو تیار نہیں تھا تو میں نے کر دیا، صرف ویرا کے لیے۔ صرف ویرا کے لیے؟ امراحہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ تم نے کبھی یہ غور ہی نہیں کیا کہ دوسرے تمہارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ انہیں تمہاری کتنی فکر، تمہیں صرف اپنی نادانی کی فکر ہے۔ پول نے تم پر حملہ کیا، مجھے یہ جان کر دکھ ہوا۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا مجھے دکھ ہوتا۔ کارل نے خاص جا کر پول کو سمجھایا، یعنی اسے بھی دکھ ہوا۔ ایسا ہونا نارمل ہے، اور جے پیٹرسن کے کہنے پر ہم 3 لوگ تمہیں گھر تک چھوڑتے رہے تاکہ پول دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ خود جے پیٹرسن کتنی ہی راتیں یہ ڈیوٹی دیتا رہا۔ میری ڈیوٹی تھی امراحہ، اور رافیل کو صرف اس لیے دھکا دیا کیونکہ وہ پرینک کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے ماما کو اداس کر دیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے آلیان، یہ سب تم خود کرنا چاہتے تھے، خود۔ جو میں خود کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ میں تم سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس واپس پلٹ کر جانے کا جرم نہیں کرنا چاہیے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی پریڈ میں تمہارے پیچھے آنا تھا۔ میں تمہارا کھلونا نہیں ہوں امراحہ۔ تمہیں کیا پتا میں کس کس کا کھلونا ہوں؟ وہ سوچ کر رہ گئی، کہہ کچھ نہ سکی۔ یونیورسٹی بڑی پڑی ہے، جا کر کسی کو بھی دوست بنا لو۔ اس کا انداز کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسا اب ہو چکا تھا۔ امراحہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ دوست؟ ہاں، وہ دوستی ہی تو کر رہی تھی تب بھی، اب بھی۔ ٹھیک ہے، وہ دادا سے بات کرے گی۔ اس نے اپنی اور اس کی آخری ملاقات میں سوچا تھا، وہ بات کر چکی تھی، اور دادا کے ایسے ناراض ہونے پر سوچ رہی تھی کہ ابھی وقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وقت اس کے ہاتھ میں تھا، یہ اس کا اپنا خیال تھا، کیونکہ برننگ مین جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ پورا جل جائے گا، آگ کی لپیٹیں اسے اٹھے گی اور وہ دیکھتی رہ جائے گی۔ بلیک راک ڈیزرٹ میں ہونے والے برننگ مین ترس کا فیسٹیول ایک دوسری کمپنی مینچسٹر شہر سے ذرا دور کروا رہی تھی۔ یہ فیسٹیول ایک رات پر مشتمل تھا جو بہت بڑے میدان میں ہو رہا تھا۔ وہ جاب سے گھر جا رہی تھی کہ این اسے لینے آئی۔ ویرا اس سے پہلے ہی جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ میں اتنی گمسم ہو گئی تھی کہ نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا تھا، نہ ہی ملنے کو۔ چلو وہاں ساری یونی اکٹھی ہوئی ہوگی، مرے جا رہے تھے سب وہاں جانے کے لیے۔ آلیان بھی ہوگا وہاں؟ اس نے پوچھا۔ ہونا تو ضرور چاہیے، آلیان بھی وہاں ہوگا۔ وہ سوچ کر این کے ساتھ آ گئی۔ 120 فٹ اونچا برننگ مین میدان کے عین درمیان میں ایستادہ تھا۔ آس پاس آگ کے کئی کرتب ہو رہے تھے، ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ کوئی منہ سے نکال رہا تھا، کوئی ہاتھ میں لے کر اچھال رہا تھا، کوئی کمر کے گرد گھما رہا تھا۔ کہیں آگ کی سائیکل چلائی جا رہی تھی، آگ سے جلتی تنی رسی پر چلا جا رہا تھا، اور کہیں آگ سے جلتے دائروں میں کلا بازیاں لگائی جا رہی تھی۔ ہر 10 قدم پر آگ ایک نئے انداز سے موجود تھی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ وہ این اور این کی ایک دوست کے ساتھ گھومتے رہے۔ وہ آلیان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ این نے بھی منہ میں تیل ڈال کر آگ منہ سے نکالی، اور ایسا کرتے اس کی بھوؤں کے بال صفائی سے صاف ہو گئے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو اب تم، ویسے ہی تمہاری بھوؤں میں 4 بال تھے، وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوئے۔ این کی دوست ہنسے جا رہی تھی۔ تم بھی کرو امراحہ۔ امراحہ نے نام میں سر ہلایا۔ کب لگے گی اسے آگ؟ امراحہ نے پوچھا۔ 12:01 پر۔ یورپ والے بھی اچھے فارغ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، امراحہ نے تبصرہ کیا۔ سب بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ دنیا انہی خیل تماشوں سے سجی ہے امراحہ۔ اچھا، ویسے تم آج کل کس جاپانی فلسفی کو پڑھ رہی ہو؟ امراحہ چڑ گئی این اون کو۔ این نے دانت نکالے جو امراحہ کو اچھے لگے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ یہ تمہارے دودھ کے دانت ہیں نا؟ نہیں، دانت کے دانت ہیں، اس نے اور زیادہ دانت نمایاں کر کے کہا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، امراحہ ہنس ہی دی۔ بالکل جیسے تمہاری سائیکل چلتی ہے۔ امراحہ کی نظر کارل پر گئی جو منہ سے آگ نکال رہا تھا۔ آگ؟ آگ کو آگ لگا رہا ہے، خدا کرے آگ ہی لگ جائے۔
एन कार्ल के पास जाकर खड़ी हो गई। कार्ल काफी करतब दिखा रहा था आग से। लोगों की एक बड़ी तादाद उसे देख रही थी। साईं भी उसे वहीं मिल गया। तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। साईं कुछ खुश नहीं हुआ था उसके वहां आने से। बस एन ले आई। आलियान को देखा है तुमने? आया है वो? आया तो है, अब वो पता नहीं किस तरफ है। तुमने वो ढांचा देखा है जिस पर सब अपनी जिंदगी के पछतावे लिख रहे हैं? फिर वो ढांचा भी जलाया जाएगा। आओ वहां चल कर लिखें। वो साईं के साथ आ गई। एक रोते बसोरते आदमी का ढांचा था, सिर्फ सर जो मैदान में पड़ा था। इतना बड़ा था कि कोई 100 अफराद उस पर बैक अपने पछतावे लिख रहे थे। मैं ताउम्र पछताऊंगी कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस बनी आलियान। साईं को वहीं छोड़कर वो आलियान को ढूंढने लगी। वो तो उसे नजर ना आया। वीरा उसे पुश्त से नजर आ गई। वो किसी के कान में बात कर रही थी और जब वो जरा पीछे हुई तो इमराहा को मालूम हुआ वो कान आलियान का था। दोनों ने सीधे खड़े होकर मुंह से आग निकाली एक साथ। फिर उनके 2 क्लास फेलोज ने निकाली जो काफी दूर तक गई। शायद इन दोनों के ग्रुप्स में शर्त लगी थी। मुझे मजमे में खड़ी इमराहा अकेली हो गई। जब वो मुंह से आग निकालने से फारिग हो चुके तो वीरा ने आलियान को खड़े होने का इशारा किया और हाथ में फायर पुई थाम ली और उसे अपने साथ तेजी से घुमाने लगी। आग की लहरें उसके जिस्म के साथ गोल दायरों में मुख्तलिफ अशकाल में कई रंगों में बनती चली गई। उसे कमर के पीछे ले गई, सर से ऊपर, दोनों पैरों के नीचे से, फिर सर के ऊपर। फायर पुई उसके वजूद के हम आहंग हो गई। वो इतनी तेजी और कमालियत से उसके नए नए करतब दिखा रही थी कि लगता था कि वो सारी उम्र सिर्फ इसी खेल को खेलती रही है। उसने सिर्फ उसी की मश्क की है। अगर वहां उसके सामने आलियान मौजूद ना होता तो इमराहा जरूर दादे तहसीन से उसकी तरफ देखती। लेकिन अब जितनी आग वीरा के हाथ में थी उससे कहीं ज्यादा इमराहा की नजर में थी। इमराहा का दम घुट रहा था। उसकी सभी हंसी इंगश्त बदना थी। अब वीरा ने आलियान के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद पोई फेलोज इन दोनों को देखने लगे। इमराहा ने अपने दिल पर आग की लपेटें महसूस की। उसने जरा गौर किया और अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, लेकिन वो और बढ़ गई। वीरा ने वही लिबास पहन रखा था जो उसने पेंट हाउस के शोकेस से ड्रा किया था और जो बनकर उसे इतना अच्छा नहीं लगा था। वो 1-2 बार यूनिवर्सिटी पहनकर जा चुकी थी। फिर वो एक अरसे तक उसकी वार्डरोब में पड़ा रहा था। इमराहा को लगा वो उसे फेंक देगी, लेकिन उसे फेंका नहीं गया। आलियान खड़ा था और वीरा के करतब खत्म होने में नहीं आ रहे थे और फिर वो रुक गई। एन आलियान के सामने बहुत ही कम फासला रख के उसने कुछ कहा। आलियान खामोशी से उसे देखता रहा। इतनी दूर से, इतनी ज्यादा दूर से भी उसे सुनने में जरा मुश्किल ना हुई कि वीरा ने उससे क्या कहा है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे साथ रूस चलोगे पापा से मिलने? 12 घंटे बजे और मजमे में सकूत छा गया और फिर 12:01 का घंटा बजा। मजमे ने सकूत को शोर से तोड़ा। 70 फीट ऊंचे ढांचे में आग भड़की और वो जलने लगा। सर से गर्दन, गर्दन से सीने तक पूरे का पूरा आग ने कयामत का मंजर कर दिया, जैसे सब जल जाने का वक्त आ चुका हो। आलियान ने वीरा के हाथ को नरमी से छुआ और मुस्कुराया। इसी पर बात खत्म नहीं हुई। वीरा ने यूनिफेलोज को तालियां बजाकर मुतवज्जा किया, आलियान की तरफ इशारा किया और बोलने लगी। फिर आलियान की तरफ बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ दिए और तेज तेज बोलने लगी। अंदाज बचकाना भी था, दिल रुबा भी। यूनिफेलोज दिलचस्पी से उन्हें देख रहे थे और फिर आलियान ने कुछ कहा तो तालियां बजने लगी। वीरा उठकर मुस्कुराने लगी। ऐसी मुस्कुराहट वीरा के होंठों पर दिखाई नहीं दी। साईं उसके ऐन पीछे खड़ा, तुम इमराहा यहाँ क्या कर रही हो? साईं की आवाज लर्ज रही थी। इमराहा ने उसे देखा। साईं की हालत देखकर डर गई। वीरा आलियान से क्या कह रही है? तुम जानते हो ना? साईं ने उससे आंखें चुराई तो वो समझ गई कि
जानता है वीरा तुम्हारे पास आई थी। साईं क्या कहा उसने? इमराहा चला उठी। साईं खड़ा रहा। वो किसी का राज किसी को कैसे दे सकता था? इमराहा झटके से पलटी। जिंदगी में सबको आगे बढ़ना होता है इमराहा, साईं ने नरमी से कहा। इमराहा के आंसू जमीन पर गिरने लगे। आलियान उसके साथ आगे बढ़ रहा है। कहानी का वो मोड़ था जो दिल और आंखों से पोशीदा था। अगर हम किसी को नहीं पा सकते तो जाहिर बात है उसे कोई और पा लेगा। साईं के लिए मुश्किल तरीन हो गया उसकी तरफ देख कर बोलना। इमराहा तेजी से आगे बढ़ी। कहाँ जा रही हो इमराहा? घर। इतनी जल्दी घर? देखो अभी तो शुरू हुआ। उसने अपनी तरफ से उसे बहलाने की बहुत कोशिश की। वो तो कब का जल चुका। इमराहा रश को हटाती हुई जा रही थी। साईं उसके पीछे लपका लेकिन नहीं पहुंच सका। एक चिंगारी उड़ती हुई उसके फर्शी दुपट्टे पर गिर गई। ये तो होना ही था, वो बुड़बुड़ाई। वो सारी यादें जहन से खुरच डालेगी सिर्फ एक मंजर को जहन से मिटाने के लिए जो उसने अभी देखा था। आलियान और वीरा, वीरा और आलियान। वो उसे पसंद करती थी, ये जानती थी। उससे शादी करेगी वो नहीं जानती थी। तुम्हारा दुपट्टा। एन चलाई। एन उसके पास आई। दुपट्टा जमीन पर रगड़ा था। नजर नहीं आता? आता है नजर। जलकर मरने लगी हो? सब ओ कर रहे थे। चिंगारियां उड़ी। हर तरफ आग ही आग थी। इमराहा सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? एन ने उसकी हालत पर गौर किया। उसे जवाब दिए बिना वो चली आई। आग से भरे मैदान को पार करके उससे बाहर निकलकर उसे टैक्सी के लिए दूर तक चल के जाना था। वो लंबी सड़क पर पैदल चलने लगी। उसकी पुश्त पर बर्निंग मैन एस्तदा था। उसे लगा वो हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो देखो वहां भी कोई जल रहा है और मुझसे ज्यादा जल रहा है। वो मुझसे पहले जल कर राख हो जाएगा। उसे पैदल चलने में कोई कुबाहत ना हुई क्योंकि उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो कहाँ क्या कर रही है। उसके महसूसात चला रहे थे कि उसने देर कर दी। उसकी आंख की पुतली उसे बार बार चंद मनाजर दिखा रही थी। वो झुककर उसका मास्क उठा रहा है। वीरा उसके आगे झुकी हुई है। वो हजारों की परेड में उसे ढूंढ रहा है। वो हजारों के मुजमे में वीरा का हाथ नरमी से थपक रहा है। वो उसके कमरे की खिड़की से कूद रहा है। वो उसी खिड़की से रुख मोड़े जा रहा है। दूर, बहुत दूर। वो दूर जा चुका है और ये रात के आखिरी पहर का किस्सा है। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने बॉक्स खोला और सबसे पहली चीज जो उसके हाथ ने उठाई वही रोल किया हुआ कागज था। उसने उसका रिबन खोलकर अपने सामने फैला लिया। घुटनों के बल नीचे ऐसे बैठ गई जैसे अकीदत के पेशे नजर ऐसा करना लाजिम था। स्वीडन जाते मैंने ट्रेन में उसे बनाना शुरू किया था। फिर जहां जहां मैं गया मेरे साथ रही। मैंने हर खूबसूरत जगह रुककर उसकी नोक पलक संवारी। दरिया के साथ चलते मैंने इन बेलों में रंग भरे। चार इतराफ पहाड़ों में घिरकर मुझे इन बेलों में फूल बनाने का ख्याल आया और हजारों के हिजूम में घूमते मैंने ये सोचने और फैसला करने में काफी वक्त लिया ये जमीन को छुएगी या नहीं। और क्या तुमने कभी फूलों को कमर के गिर्द लपेटा है? देखो ये फ्रॉक के गिर्द लपेटे कैसे लग रहे हैं। उसने उस तस्वीर को उन खूबसूरत जगहों पर बैठकर बनाया था जहां जहां वो चाहता था कि वो उसके साथ हो। वो उसे साथ ले गया था। स्वीडन से सिर्फ यही लाए हो मेरे लिए? ये सिर्फ नहीं है। उसका मुंह बन गया। वो बहुत उदास हो गया। तुमने कभी आर्ट की कोई किताब नहीं पढ़ी? हर तस्वीर बोलती है। वो उदासी से गोया हुआ। जो कहानी वो लिख कर लाया था इमराहा ने उसे नहीं पढ़ा था। मुझे इंसान की जुबान समझ आ जाए यही काफी है। उदासी को झटक कर उसने एक नई दास्तान क्रॉस बैग में से निकाली और ऐसा करते वो बहुत खुश था। उदासी खत्म हो चुकी थी। जैसे वो जानता था कि ये जादू जरूर चलेगा। वो एक लकड़ी का पुल था जो बहुत बड़ी झील के ऊपर बना था। पुल के उस तरफ एक लड़का खड़ा मुंह पर हाथ रखे किसी को आवाज दे रहा था। पुल दूसरी तरफ जंगल और पहाड़ थे। एक दरख्त के पीछे खड़ी एक लड़की अपनी हंसी दबाती छुपी खड़ी थी। वो कितनी जुबानें और दास्तानें अपने साथ लाया था। वो उसे कुछ सुना रहा था, क्या कुछ बता रहा था। जैसे ही उसने घास पर उस मॉडल को निकाल कर रखा इमराहा ने अपना सांस गुम होते पाया। तो क्या वो उससे सवाल कर देगा और उसे इनकार कर देना होगा जैसे कि उसने सोच रखा है। ये ख्वाब इतनी
जल्दी खत्म हो जाते हैं, फिर वो ऐसे उसके आस पास नहीं रहेगा। ये किस बच्चे के लिए लाए हो? उसने संग दिली से उसका ख्वाब तोड़ दिया। बच्चे? वो देर तक सोचता रहा, जैसे उसका भुना सा दिल भी टूट गया हो। जमीन से फूटती फूलों से लदी बेलें दिलकश रंगों में लिप, लड़की लंबे बाल कंधे पर बिखरे आ रही थी। वो इमराहा थी। कैसी है? उसने शौक से पूछा। उसके मुतल्लिक पूछा जिसकी कहानी वो बना कर लाया था। अच्छी है, तुम जरा तफसील से देखो। इसकी आवाज कमजोर हो गई। बहुत तफसील से देख चुकी, उसने लापरवाही से कहा। तस्वीर में एक साया लड़की की तरफ आता नजर आ रहा था, जो फूलों का ही हिस्सा लग रहा था, जैसे पहली नजर देखा नहीं जा सकता था। इमराहा ने खुद को देखने से पहले उसको देख लिया। वो आलियान था जिस पर उसने उंगली नहीं रखी थी, उस पर इमराहा ने नजर रख ली थी। उसे एक पल लगा जैसे वो सब समझ गई थी। वो उस खिड़की के नीचे खड़ा मुस्कुरा क्यों रहा था? वो यूनी में उसके पीछे पीछे क्यों रहता है? वो कहीं से गुजरे वो सामने आ जाता है। वो शू स्टोर में उसकी मिन्नत क्यों करने आया था? मैनचेस्टर में पहली बर्फ देखते ही, उसे अपने चारों इतराफ महसूस करते ही सब जान लिया था। वो कहानी समझ गई थी जो उसे सुनाई नहीं गई थी। उसी वक्त वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। वो अपने पीछे उसके कदमों की चाप नहीं सुनती तो बेचैन हो जाती। जब वो सामने नहीं आता तो उसे सामने आता कोई अच्छा नहीं लगता। उसे ढूंढ ना लेता तो ये उसके पास पहुंच जाती तो ये खिलौना नहीं है। उसने मजीद उसका दिल तोड़ दिया। वो उसकी मश्क बहुत पहले से कर रही थी। नहीं, ये एक तस्वीर की अमली शक्ल है। इमराहा, इसे छुआ जा सकता है, बदला भी जा सकता है। देखो, पुल के उस तरफ लड़का खड़ा लड़की को आवाज दे रहा है, जिसके साथ मिलकर मछली का शिकार करना है उसे, और हाथ पकड़कर तितलियों के पीछे भागेंगे। तो खिलौना ही हुआ ना। तितलियों के पीछे बच्चे ही भागते हैं। बच्चे नहीं इमराहा, मासूम दिल तितलियों के पीछे भागते हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारा लाहौर, ये मैनचेस्टर, सारा घर तितलियों से भर जाए, रंग बिरंगी तितलियों से हमारे आगे पीछे उड़े? तुम बिजनेस के स्टूडेंट हो ना आलियान? मेरा दिमाग बिजनेस स्टूडेंट है, दिल नहीं। तुम कितनी मामूली बात भी नहीं समझती। मैं तुम्हें हर बात तफसील से समझा सकता हूँ। उसने हौसला नहीं हारा। हर बात वो तफसील से समझ चुकी थी। उस वक्त वो यही चाहता था ना कि पुल के उस तरफ खड़ा आलियान जो उसे आवाज दे रहा है, तो उसकी आवाज पर वो दरख्त के पीछे से निकल कर चलती उसके पास आ जाए और कहे, लो मैं आ गई, लो मैं आ गई। तुम अपनी बेसुरी आवाज को थोड़ा सुरीला करके आवाज नहीं दे सकते? जब तुम मेरे पास नहीं होती तो ये बेसुरी हो जाती है। अब सुनो, क्या इसमें सुर आए? हाँ, अब कुछ बेहतर है। हैट को सर पर जमाए उससे आगे चली गई। इस टोकरी में क्या है? उसके पीछे आएगा, जरूर आएगा। चेरी, वो मुरे बगैर अदा से कहेगी। इतनी सी चेरी? उसे सिर्फ बात करने का बहाना चाहिए होगा। मैं इतनी ही रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो लेने से ज्यादा देने के लिए तैयार रहेगा। क्या? अब वो पलटेगी, उसे देखेगी। ये उसने मुट्ठी खोल दी और तितली उड़ती हुई उसके सर पर से गुजर गई। वो समझ गई कि वो क्या चाहता है। तितलियों के पीछे भागने का बहाना करते, दरअसल उसके पीछे भागना उसे तितलियां नहीं चाहिए थी, उनके पीछे भागती इमराहा चाहिए थी। उसे मछलियों से मतलब नहीं था, उसे उसके साथ बैठने से गर्द थी। उसे फूल अच्छे लगते थे अगर वो उसकी पोशाक में कंधे हों, उसकी कमर से लिपटे हों या सर पर ताज की सूरत रखे हों। ये जो तुम्हें खिलौना लग रहा है, जिस दिन ये तुम्हें खिलौना ना लगे मुझे बताना। अच्छा, तुम क्या करोगे? इसका दिल डूब गया। जिस दिन इसे समझने की समझ ले आओगी उस दिन ये सवाल नहीं करोगी। अगर मुझे कभी भी समझ ना आई तो? अपने खौफ को उसने जुबान दे दी। ऐसा होना मुमकिन नहीं। ये फिर कोई बददुआ ही होगी जो तुम्हारी अकल को दे दी गई होगी। बददुआ उसकी अकल को नहीं, किस्मत को दी गई थी। उसने दरख्त के पीछे खड़ी लड़की को ले जाकर उसके साथ खड़ा कर दिया। दोनों को झील के किनारे बिठा दिया। सूरज ढलने लगा। वो वहीं बैठे रहे। वो ये चाहता था
تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن اس کا چاہنا بند کمرے میں ایک عملی تصور کے ساتھ ہی کر سکتی تھی۔ اس نے مانا کہ وہ ایک نجس وجود ہے، وہ آلیان کے لیے نحوست لے کر آئی تھی، وہ ایک ایسے شخص کے لیے جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا، جو اس کے لیے نت نئی کہانیاں بنتا تھا، اور ایسا کرنے وہ کتنی ہی راتیں جاگتا رہا ہوگا۔ اچھا چلو ایک کہانی سناؤ۔ رات کو یہ بہانہ کرتے کہ وہ بس اس کے سٹور کے سامنے سے گزر رہا تھا، وہ گھر تک کے لیے اتفاق سے اس کا ہمراہی بن گیا اور راستے میں اسے کہانی سنانے لگا۔ تم سب کو کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہے؟ سنتے بھی ہو، سناتے بھی ہو۔ کہانی کا بہانہ کر کے رات کو وہ اس سے ملنے آیا تھا یا کہانی کے لیے بہانہ بنایا تھا؟ امراہ اس سے پوچھ لینا چاہتی تھی۔ ہم فرشتے ہیں نا؟ فرشتے؟ ہاں، بچے فرشتے ہی تو ہوتے ہیں۔ شٹل کاک سے کتنی ہی دور وہ اسے لے کر بس سے اتر گیا۔ کتنے سٹاپ پہلے اتر گئے تم؟ وہ چلا اٹھی۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں رات کو چہل قدمی کر کے سویا جائے تو بہت گہری نیند آتی ہے۔ یقیناً ان ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر آلیان ہوں گے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں میری باتوں پر یقین کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مجھے تمہارے جھوٹ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چلو کہانی سنو۔ ایک جادوگرنی نے ایک شہزادے کو جادو سے غائب کر دیا۔ غائب مطلب وہ موجود ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ اسے ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی اس سے لا علم ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادے سے کہتی ہے کہ اگر اس نے شہزادی کو اپنی محبت کا یقین دلا دیا تو وہ اس کے جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا پھر اب تم پوری کرو۔ کیا کہانی؟ پر کہانی تو تم سنا رہے تھے۔ یہ ایسی ہی کہانی ہے نا، آدھی سنانے والے کی آدھی سننے والے کی۔ اب تم یہ بوجھو شہزادہ کیسے شہزادی کو اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا؟ اس کے سرہانے پھول رکھ کر۔ پھولوں سے اسے کیسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہی رکھ رہا ہے؟ بہت عجیب پہیلی اور غریب کہانی ہے۔ کوشش تو کرو، کبھی بہت فارغ ہوئی تو کروں گی۔ اور ڈاکٹرز ٹھیک کہتے ہیں، مجھے بہت گہری نیند بس آنے ہی والی ہے۔ اس نے اسے خاموش کروا دیا جبکہ وہ فوراً کہانی بوجھ چکی تھی۔ شہزادہ پیغامات لکھے گا اور اسے کسی ایسی جگہ باندھ دے گا جہاں سے شہزادی کا گزر ہوتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں شہزادی کے کمرے کے باہر لگے درخت کے ساتھ رات کے وقت وہ ان کے ساتھ گھنٹیاں باندھ دے گا اور ان گھنٹیوں کو ہلائے گا۔ شہزادی نیند سے جاگ جائے گی اور اسے جاگے ہی رہنا پڑے گا جب تک وہ درخت کے پاس آ کر پیغامات پڑھ نہیں لیتی۔ وہ درخت کی شاخوں میں جا بجا بندے پیغامات کو پہلے حیرت سے دیکھے گی، پھر وہ انہیں ایک ایک کر کے پڑھے گی اور پھر ہر رات کو وہ گھنٹیوں کے بجنے کا انتظار کرے گا۔ وہ پھر ایک دن شہزادہ جادو سے آزاد ہو جائے گا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ایسی کہانی سن کر نیند کیسے آ سکتی تھی؟ اور آخری پہر کی اس رات اس نے اسکیچ کے پیچھے وہ ساری کہانی لکھ دی۔ لیکن یہ کیا؟ جادو الٹا ہو گیا۔ اب وہ سن رہا تھا نہ ہی بول رہا تھا، اور یہ سب خود اس کی اپنی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی اور انجان بنتی تھی۔ اسے یہ فخر حاصل ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر ایسے فدا ہے، اور اس نے خود ایسی خود غرضی سیکھ لی کہ اسے فاصلہ رکھا نہ اپنے پلان کے مطابق۔ اسے پہلے ہی یہ بتایا کہ وہ پاکستان میں اپنی بات پکی کروا کر آئی ہے۔ اس نے اسے انکار کیا نہ اقرار کے قابل سمجھا۔ اس نے اپنے اس پورے پلان پر بھی ٹھیک سے عمل نہیں کیا جس کے تحت انہیں صرف دوست رہنا تھا۔ اگر وہ اسے ہر حال میں انکار کرنے کا ارادہ ہی کیے ہوئے تھی تو اسے خود کو اتنا آگے نہیں لانا چاہیے تھا۔ ایک بار میں 6 کے مڈ ٹرم ایگزامز میں فیل ہو گئی۔ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آئی، پھر روئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں فیل ہو گئی ہوں۔ خواب سچا ہو گیا، یعنی اب وہ خواب بھی سچا ہوگا جس میں میری گردن کٹی ہوئی ہے اور سمندر کے پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ آلیان اس کی شکل کی طرف کئی لگتے دیکھتا رہا اور پھر اس کے کہہ کے تھمنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہنس ہنس کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی ہنسی دیکھنے کے لیے وہ اپنے ماضی کو کھنگال کر چند واقعات اس کے روبرو لائی تھی۔ وہ خود کو بھی ٹھیک سے یہ بتا نہیں سکتی تھی کہ جب وہ اس کی کسی بات پر ہنستا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے ثواب کمایا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں تو مشرقی ساحرہ کو اپنے سحر پر پیار آنے لگتا ہے۔ وہ
وہ ہنسنے میں ایسے مصروف رہتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ کیا تم مجھے ہمیشہ ایسے ہنسا سکتی ہو؟ وہ ہنسی کے درمیان پوچھتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے جیسے سوال سنا ہی نہیں۔ ایسے وقت وہ دوسرے حصے والی امراہ بن جاتی ہے جسے معلوم ہے کہ انہیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیک وقت خود غرضی اور خود ترسی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ خود سے بھی اقرار نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اور چینی خاتون نے ربن دیتے ہوئے اس سے پوچھا، اگر تم شادی شدہ ہو یا جلد ہی شادی کرنے والی ہو، یا تم جانتی ہو کہ تمہیں کسی سے شادی کرنی ہے، تو تم اس کا نام اس پر لکھوا سکتی ہو۔ امراہ نے خاتون کو دیکھا اور مسکرا نہ سکی۔ کیا وہ اس کے دل کا چور پکڑنے کو ہے؟ میں چینی میں تم دونوں کے نام لکھ دوں گی۔ وہ پھر سے مسکرائی جیسے وہ چوری پکڑ چکی ہے۔ اس سے سوال کیا جا رہا تھا، اس کا سر گھومنے لگا۔ جو کام خود سے بھی چھپا کر کیا جا رہا تھا، اس کا اقرار کسی کے سامنے کیسے کر لیتی؟ وہ پلٹ کر جانے لگی، پھر جیسے اس نے اسے بدشگونی جانا۔ جب دل میں کوئی ہو تو دل سب شگونوں اور بدشگونوں کے حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ پھر وہ تہوار کا موقع تھا، اور پھر تہواروں پر ویسے ہی بہت سی اجازتیں دے دی جاتی ہیں، تو اس نے خود کو یہ اجازت دے دی۔ اور اسے یہ بھی لگا کہ آسمانوں سے اس سے پوچھا جا رہا ہے، کس کا نام لکھوانا ہے؟ اپنے نام کے ساتھ امراہ۔ وہ جو پلٹ گئی تھی واپس پلٹی۔ میرا نام امراہ ہے، اور اس کا خاتون مزید مسکرانے لگی۔ وہ اس کا آلیان۔ خاتون نے سر کو جنبش دی اور دونوں کے نام چینی میں لکھ دیے۔ ان دو ربن کو لے کر اس کا چلنا دوبر ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا کہ وہاں موجود ہزاروں لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو دراصل اس کی دل کی دھڑکن کو تلاش کر رہے ہیں، اسی کو لے کر سرگوشیاں کر رہے ہیں، اسی پر مسکرا رہے ہیں، اور سر ہلا کر اسے بتانا چاہتے ہیں، ہاں ہم جان گئے ہیں، تم کیا کر آئی ہو، دیکھو تم پکڑی گئی۔ وہ مسکرائی اور مسکراہٹ غائب بھی کر لی۔ اسے یہ بھی لگا کہ اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہ زندگی میں اب اسے ایسی چیز ملی ہے جو اتنی قیمتی ہے کہ اسے دنیا کا ہر محفوظ کو ناغیر محفوظ لگنے لگا ہے، اور اسے لگنے لگا ہے کہ دنیا میں ہر کوئی اس کے ان ریبنز کو چرا لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر آلیان ڈریگن پریڈ میں آتا تو وہ اگلے کئی دنوں تک اس کا سامنا نہ کرتی۔ چینی سٹالوں پر گھومتے اسے بہت کچھ دیکھا، ادھر آلیان ادھر آلیان، ہر آنکھ، ہر انداز، ہر مسکراہٹ آلیان۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور وہاں بھی آلیان کو پایا۔ ہم اچھے دوست بنے رہیں گے، پھر میں پاکستان چلی جاؤں گی، اور اگر اس نے کچھ کہا تو میں کہہ دوں گی کہ میری بات میرے کزن کے ساتھ طے ہے۔ یہ تھا اس کا پلان جو اس نے ترتیب دے رکھا تھا، اور اس پلان کی وجہ یاد بنی تھی جو اسے آلیان کو دیکھ کر آیا کرتی تھی۔ جب تک اسے کوئی نوکری نہیں مل جاتی تم اسے رکھ لو واجد، جب ایک بار کہہ دیا نہیں تو نہیں، کیوں اتنے انتہا پسند بن رہے ہو؟ جی میں ہوں انتہا پسند، اور کیا سننا ہے مجھ سے؟ انسان کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اپنے اصول ہیں بابا، آپ مداخلت نہ کریں بابا۔ اصول ہیں، شریعت نہیں کہ بدلی نہ جا سکے، شریعت ہی سمجھ لیں، شریعت ہی سمجھ لیں۔ یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب اس کی نظر آلیان پر پڑتی۔ ان کی کالونی کا چوکیدار عیسائی تھا، اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے پریشان تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا اور صرف بیٹھنے والا ہی کام کر سکتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جہاں وہ کام کرتا تھا وہ نوکری کسی وجہ سے جاتی رہی۔ چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا تھا کہ بابا اسے عارضی طور پر اپنی شاپ پر رکھ لیں، لیکن بابا نے لاکھ منت پر بھی نہیں رکھا، چند ہزار دے دیے کہ اس کی امداد کر دیں۔ امداد ہی لینی ہوتی تو نوکری کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ دادا نے پیسے واپس کر دیے۔ جو اپنی شاپ پر ایک عیسائی لڑکے کو ملازم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد ہونے کی حیثیت سے گھسنے دیتے؟ جسے نوکری نہیں دی تھی اسے بیٹی دیتے؟ جس کے لیے ضد نہیں توڑ رہے تھے اس کے لیے روایت توڑتے؟ وہ آلیان کو پاکستان لے جاتی اور اس کی تذلیل کرواتی۔ اور رات کے آخری پہر کی اتنی ہی کہانی ہے
کہ घुटनों के बल वो जमीन पर झुकी और तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी, जिसमें नजर आते उसके मुहीब अक्स को उसने पेंसिल से गहरा कर लिया था। वो ड्रैगन के मास्क तले भी रोती रही थी। वो जैसे जान गई थी कि अब उसे रोना ही है। वो रोती रही क्योंकि वो जानती थी उसे उससे अलग ही रहना है। उसे दोस्ती के लिए मना लेगी, मोहब्बत तक बात नहीं लाएगी, लेकिन अब इस रात बर्निंग मैन को अपनी पुश्त पर दूर छोड़ते वो बात मोहब्बत तक ले आई थी। उसने इस बार मोहब्बत का तराजू हाथ में पकड़ा था और दोनों तरफ आलियान को बिठाया था। खौफ को दिल में ही लिए वो बेखौफ होकर आगे बढ़ी थी। हाँ, अब ही तो उसने वो धुन तश्कील देनी शुरू की थी जो आलियान के वजूद से फूटती रोशनी से मिलकर रग से किना होने को थी। अब ही तो उसने उसकी आंखों पर तनी कमानों के किनारे से जा मिलने की ठानी थी। उसने उन्हें तसव्वुर में कितनी ही बार अपनी पुरों से छुआ था। आलियान को रोककर उसे साकत करके अब ही तो उसे सामने बिठाकर देखते रहने का कंवल आसन जमाया था। सिसकियों ने सन्नाटे से हम कलाम होना चाहा, वक्त ने बेदर्दी से भर जाना चाहा, तकदीर ने तारहम के आंसू टपकाए। अंधेरे आगे से रोशन होते उस रास्ते पर चलते खलीफा ने अपनी दाढ़ी को भीग जाने दिया। सारी उम्र देखते रहने से उसका जी नहीं भरने वाला था। अब वो आखिरी बार देख आया था। वो जो इश्क मजाजी में आका था, वो इश्क हकीकी की बांदी को छोड़ आया था। अब वो महबूब के महबूब को पाने निकला था। रात के ऐसे आग आग होते पहर में लामंजिल चलते खलीफा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल दायमी जुदाई के खौफ से कुड़ला रहा था। उसकी स्याह दाढ़ी सफेद होने जा रही थी और इश्क उस पर यह जायज नहीं कि गफलत बढ़ती जाए। नाज को पीछे छोड़ते नार को वजूद में लिए उसे लगा वो तब से चल रही है जब से पैदा होती हुई है। आखिर उसका सफर कब खत्म होगा भी या नहीं। उसके पैरों के साथ उसके आंसुओं ने जो सफर किया वो कहाँ जाकर रुकेगा। अब कई टैक्सियां उसके करीब से गुजर गई, उसने कोई एक भी नहीं ली। वो कोट के कॉलर से अपनी आंखें रगड़ती रही, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कई बार गिरने लगी थी, उसे अपनी आंखें साफ होने में नहीं आ रही थी। उसके कानों में लफ्जों की धमाल मची थी। मुझसे शादी करोगी इमराहा, मुझसे शादी करोगी इमराहा। शरीयत ही समझ लें, हसब नसब लेकर बैठना। उसे एक शहजादी से मोहब्बत है, लेकिन शहजादी इस बात से ला इल्म है। मेरे साथ रूस चलोगे पापा से मिलने? मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ इमराहा। अब तुम्हें जो कहना है वो सुनने के लिए मैं खुद को मौजूद नहीं पाता। जिनसे एक बार धुतकार मिले उनके पास पलट कर जाने का जुर्म नहीं करना चाहिए। और उसका वो गीत जो पूरा बनाया गया था ना आधा, वो सड़क पर उसके कदमों तले बिखरता चला गया। लफ्जों की धमाल में कुड़लाने लगा। आगाज बहार की आमद है, सांसें मुअत्तर होने लगी हैं, पुरतसम है धनक भी आंखों में। नया जहां दिल में सजने लगा है, अब वो सजने लगा है। टैक्सी को वो बमुश्किल रोक कर वो उसमें बैठ सकी और घर आ गई और उस सामान को पैक करने लगी जिसे साथ लेकर पाकिस्तान जाना था। अपने सामान में उसने सबसे पहले छुपा कर रखे बॉक्स को बाहर निकाल कर रखा। वो पहली फ्लाइट से हमेशा के लिए पाकिस्तान जाने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो जान चुकी थी उसने उस शख्स को खो दिया है जिसे अब कोई और पा चुका है। इमराहा जिंदगी में कभी आलियान को देख सकेगी? क्या आलियान हमेशा के लिए इमराहा को अपनी जिंदगी से निकाल चुका है? इमराहा उसके बगैर कैसे जी पाएगी? उसके बैग बेड पर रखे थे, वो बुरी तरह से हाँप रही थी। तैयारी हो चुकी थी यहाँ से जाने की। वो अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। यहाँ से कभी वो कूदा था, जज्बात के किनारे पर खड़ी थी जहाँ से
ٹوٹا نظر آتا تھا، خود پر حملہ آور ہو چکی تھی، اپنی کپ کپی پر قابو پانے کے لیے اپنے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے تھے، عروج پیچھے رہ چکا تھا، محبت اس سے آگے نکل چکی تھی، وہ عالم فنا میں تھی، دنیا میں بہت کچھ ضروری ہوگا لیکن آلیان سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سب فنا ہوگا، اس کے بغیر بھی۔ ہاں، یہی بات تھی جو بہت پہلے طے ہو چکی تھی کہ جواب اس کے بغیر ہوگی، وہ زندگی نہیں ہوگی۔ اب پھول کھلے نہ بہار آئے، نہ خوشیوں کا دور ہوگا، نہ مسکراہٹ کی آمد، کوئی گیت سہانا نہیں لگے گا، نہ کسی کی داستان میں دل اٹکے گا، اب موت کی نشانیوں کا انتظار کیا جائے گا، نہ بولنے کی غرض رہے گی نہ سننے کی چاہت، صبح تک وہ اپنے فیصلے پر جھولتی رہی، وہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، نہ مر مر کے جینے کا۔ ویرا گھر آ چکی تھی اور این بھی، ویرا نیو یارک جانا چاہتی تھی، جس ٹیکسی میں گھر آئی تھی اسی میں ایئرپورٹ جانا تھا، وہ واپس بیٹھ کر چلی گئی، این اس کا دروازہ بجاتی رہی لیکن اس نے کھولا نہیں۔ تم نہ صرف خود پاگل ہو بلکہ دوسروں کو بھی کر دینے کی طاقت رکھتی ہو، وہ رات بھر اسے فون کرتی رہی اور اس نے اٹھایا نہیں، وہ سمجھی کہ کہیں اور ہے اور وہ گھر پر تھی۔